working for women rights in marginalized communities. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया और मेरी माजरत है कि मैं ताख़ीर से पहुंची और बहुत सी बातें मैं नहीं सुन सकी। जिस तरह से इस वक्त जेंडर इक्वालिटी या औरतों की वल्नरेबिलिटी को असेस करते हुए मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर बात हो रही थी, तो मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक डिफरेंट जाविया आपके सामने, डिफरेंट पहलू समझ लीजिए कि उस पर बात करूँगी कि पाकिस्तान में ख़वातीन को ना सिर्फ ये कि उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, उनकी सेफ्टी और डिग्निटी के हवाले से चैलेंजेस का सामना है, बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर औरतों की पार्टिसिपेशन यानी उनकी शमूलियत, किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर उनकी शमूलियत भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ उनको जो दूसरा चैलेंज है वो है उनकी नुमाइंदगी। मैं इस पे मज़ीद वजाहत ज़रूर करूँगी। इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि उनकी शमूलियत, नुमाइंदगी, बल्कि ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में औरतों के हवाले से परसेप्शंस हैं, मैं उन पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहीं पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आमादा कर भी लें कि आप मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इनको डिसीजन मेकिंग में लेकर आएँ, उनको नुमाइंदगी का हक दें, इस परसेंटेज से दे दें, उस परसेंटेज से दे दें, उसका भी खातिर खा फ़ायदा इसलिए हम नहीं उठा पाती, ख़वातीन भी और हमारी सियासी जमातें या जो लोग भी उनको एम्पावर करने के इदारे हैं, इसलिए नहीं खातिर खा फ़ायदा उठा सकते क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक मखसूस नुक्ता नज़र और एक जाविया मौजूद है जिससे हम औरतों की पार्टिसिपेशन को देखते हैं या इनकरेज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जैसे अभी शनाख्ती कार्ड के हवाले से बात हो रही थी, तो पाकिस्तान में अभी भी जो औरतों की CNIC रजिस्ट्रेशन और जेंडर गैप मौजूद है, वो भी हमें सादा अल्फाज में अगर समझे तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के लगभग ख़वातीन के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है। अब ये ख़वातीन या ये शहरी जो पाकिस्तान के हैं, वो कभी भी अपनी शनाख्त और पहचान के साथ पाकिस्तान के शहरी कहलाने के हकदार नहीं हो सकते, ना वो किसी बेनिफिट ले सकते हैं कि और इसमें जो हैरानगी की बात है वो ये है कि क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुख्तलिफ इस्लाह में इस कैंपेन में हिस्सा डाला, हमने औरतों को डोर टू डोर जाके आइडेंटिफाई किया कि क्या वजूहात हैं और वो ख़वातीन जो हैं वो क्यों CNIC से अभी तक डिप्राइव हैं, शनाख्त बेसिक जो आपकी शनाख्त है उससे महरूम क्यों हैं। तो उसमें जहाँ बहुत सारे सोशल फैक्टर्स आए सामने, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि औरतों की जो 18 साल से उम्र है उससे लेकर के 90 साल तक की औरतों को कभी भी जिंदगी में ये शनाख्त हासिल नहीं हो सकी, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जो मुख्तलिफ शहरों और इस्लाह में रह रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ देही इलाकों में रह रही है, वो बड़े बड़े शहरों के अंदर, लाहौर जैसे शहर में भी ये बहुत बड़ा गैप आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और हमें सिर्फ समझने के लिए एक नुक्ता काफ़ी है कि औरतों को हमने सिर्फ शनाख्त से महरूम नहीं रखा, उनको उनकी शहरियत से महरूम नहीं रखा, बल्कि उनको जिंदगी भर के 23 मामलात के अंदर पार्टिसिपेट करने या उनको बेनिफिट लेने से भी महरूम किए रखा है। तो कोई खातून ऐसी, कोई भी शहरी हो सकता है, लेकिन इस वक्त चूंकि हम खवातीन की बात कर रहे हैं, तो खवातीन जो है वो 23 बेनिफिट से महरूम रह जाती हैं अगर उनको शनाख्ती कार्ड से हम महरूम रखते हैं। उसमें ज़ाहिर है उनकी विरासत में हिस्सा है, उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, उनका बैंक में अकाउंट नहीं बन सकता, पासपोर्ट नहीं बन सकता, कोई दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े वहां नहीं वो ले सकती, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकती। इस तरह बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिनसे उनको हम महरूम रखते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मेरे चूंकि मौजू में भी लिखा था कि किस तरह से हम गवर्नेंस के अंदर औरतों को पार्टिसिपेशन के दिलवाएं, यकीनी करें ताकि वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी बने और डिसीजन मेकिंग में भी आए, तो ज़रा उसकी भी हालात देख लीजिए कि एक जो हर साल एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक दुनिया भर के 156 ममालिक का तज्जिया किया गया, तहकीक की गई कि औरतों की पार्टिसिपेशन का क्या लेवल है। तो पाकिस्तान में जहां औरतों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का एरिया था, वहां हम 156 ममालिक में से 145वें नंबर के ऊपर थे, जो साउथ एशिया में भी, जनूबी एशिया में भी बहुत हमारी लो रैंकिंग है। इसी तरह से हेल्थ के इंडिकेटर्स
اور اس میں عورتوں کی نہ صرف یہ کہ ہیلتھ اور سروائیول پر خاص طور پر زچہ اور بچہ کے حوالے سے جو عورتوں کی صحت کو خطرات یا امکانات ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بیماریاں جو ہیں اضافی یا ان کو علاج معالجے کی مخصوص ضروریات ان کی ہوتی ہیں، اس سے بھی محرومی کے حوالے سے ہمارا نمبر 143 تھا۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں کسی حد تک پاکستان کا سکور بہتر ہے اور ہم پچھلے سال 95 نمبر کے اوپر تھے، 95 نمبر کے اوپر تھے۔ اب اس کی جب ہم اس کو ان پیک کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا سکور قدرے باقی انڈیکیٹر سے تو یہاں پر بہتر ہے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ پاکستان میں ابھی بھی ریزروڈ سیٹس اور کوٹا سسٹم موجود ہے، تو ہماری اسمبلیوں کے اندر صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستوں کا جو کوٹا ہے وہاں پہ عورتوں کی پارٹیسپیشن نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری اوور آل گلوبل رینکنگ بھی ان ٹرمز آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس کو میں وضاحت اس لیے کرنا چاہوں گی، ضروری بھی سمجھتی ہوں کہ جہاں میں نے بات کی کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن اور ان کی ریپرزنٹیشن کو پاکستان میں کس طرح سے اسیس کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے جب تک ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے پرابلمس کو تو ہم اس کو ریزالو کرنے اور ان کے حل نکالنے کے لیے اور ان کے سولوشنس کے لیے کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ 2015 کا میں آپ کو لوکل گورننس کا پنجاب کا صرف ایک جھلک دکھانا چاہوں گی۔ جب 2015 میں الیکشن ہوئے لوکل گورننس میں تو بہت زیادہ ہماری تنظیم اور ہمارے جیسی اور بہت ساری تنظیموں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے حوالے سے پارٹیز کے ساتھ جا کے نیگوشیٹ کیا، ان کو آمادہ کیا اس بات کے اوپر کہ گراس روٹ کے اوپر عورتوں کو ایک حق نمائندگی جو آپ نے دینا ہے وہ بہت ڈیسنٹ اور ریزنیبل ہونا چاہیے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ الیکشنز کی دونوں اپرچونٹیز موجود ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ سے زیادہ انہانس کریں، کیونکہ گراس روٹ کے اوپر جو مقامی حکومتوں کا ڈھانچہ ہے، وسائل ہیں، ذمہ داریاں ہیں، عورتوں تک پہنچنا، بچوں کے رجسٹریشن کے معاملات اور دیگر معاملات، تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے۔ تو اس سارے کے اندر 11 نشستوں کا جو پینل یونین کونسل کے اوپر انٹروڈیوس کرایا، اس میں صرف 2 عورتوں کو مخصوص نشستوں کو کا موقع مل سکا، جس سے بہرحال عورتیں آ گئیں، لیکن اوور آل پورا لوکل گورننس کا جو لا تھا یا ایکٹ تھا اس کے اندر ایک امپاورمنٹ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ کافی حد تک مسنگ تھا، کہ عورتوں کے پاس یا یونین کونسلز کے پاس وہ اختیارات اور وہ پاورز نہیں تھی جن کے مطابق وہ ایک افیکٹو رول یا میننگ فل رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہیں۔ اس میں اب دوسری طرف میں آپ کو اس پرسیپشن پہ بھی ایک بات بتانا چاہوں گی کہ لاہور کی 274 یونین کونسل میں ہر یونین کونسل میں ایک مخصوص نشست یوتھ کے لیے بھی رکھی گئی تھی۔ اب ہوا کیا ہے، یہ پرسیپشن کی بات ہے کہ لیبر کی، پیزنٹ کی، مائنورٹیز اور یوتھ کے لیے مخصوص نشستیں جہاں رکھی جاتی ہیں، عورتوں کی بھی نشست ہوتی ہیں مخصوص، لیکن اس پہ تو عورتیں ہی آتی ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کے اندر ایک خلا موجود ہے، ایک ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ اچھا لیبر ہے تو پھر سب سے پہلا ذہن میں خاکہ ایک مرد کے لیبر کا آتا ہے، مائنورٹی ہو تو مرد، اسی طرح سے پیزنٹ کی سیٹ کے اوپر، اور یوتھ کی میں مثال آپ کو دوں کہ لاہور کے اندر 274 یونین کونسلز میں جب ریزلٹس آئے تو اس میں صرف ایک خاتون تھی جو یوتھ کی سیٹ پر آئی ہوئی تھی، ریزرو سیٹ کے اوپر۔ یہ ریزرو سیٹس کی میں حالات آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بات ہے پرسیپشن کے حوالے سے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان مخصوص نشستوں کے اوپر بھی جب لیبر، پیزنٹ، مائنورٹی یا یوتھ کا لفظ بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اسی خیال کی ترجمانی یا ٹرانسلیشن جو ہوئی تو پھر وہ اس طرح سے ہوئی کہ 274 میں سے صرف ایک خاتون جو ہے وہ یوتھ کی سیٹ پہ آئے۔ اسی طرح کی ایک اور پرسیپشن میں ہم نے ننکانہ صاحب میں دیکھا، جو کہ ایک سارٹ آف بے شک چھوٹا ضلع کہہ لیجیے آپ اس کو، ایک ینگ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن ساتھ میں ایک انٹرنیشنل اس کی سگنیفیکینس بھی ہے۔ وہاں پر جتنا الیکٹورل اسفیئر بنتا ہے فرام دا وارڈ اور یونین کونسل، میونسپل کارپوریشنز اینڈ ڈسٹرکٹ کونسل وغیرہ، تو ننکانہ صاحب کے اندر جو ہم نے دیکھا اعداد و شمار لے کر آئے تو اس میں سے 114 ممبرس میں خواتین وہاں پر آئیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سیٹس کے اوپر الیکٹ ہو کر، تو اس میں سے کوئی خاتون ان میرڈ نہیں تھی، آل ور میرڈ۔ اب یہ ان کا ایک سوشل سٹیٹس نہ صرف آپ کے سامنے، ہر کسی کو حق ہے میرڈ خواتین کو عمر کے جس حصے تک ہمارا الیکٹورل
प्रोसेस अलाउ करता है उनको आने का हक है। मैं आपको सोसाइटी का परसेप्शन बता रही हूँ कि ननकाना साहब जैसे शहर ज़िले के अंदर एक भी खातून ऐसी नहीं थी जो अनमैरिड थी, यंग थी, वो सब खवातीन फैमिली वाली थी। और जब वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आती थी तो फैमिलीज के मर्द, एक या दो मर्द उनके साथ जरूर आते थे और सारा दिन होटल के बाहर बैठे रहते थे। हमें जितना अरेंजमेंट खवातीन पार्टिसिपेंट्स के लिए करना पड़ता था उतना ही उनके फैमिली के साथ जो उनके सपोर्टर्स आते थे उनके लिए भी करना पड़ता था, उनके फैमिली मेंबर्स होते थे। दिस इज द माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी कि हम लोग पॉलिटिक्स को हम बहुत, मैं समझती हूँ अभी हमारे कलीग ने भी यही बात की कि पॉलिटिकल प्रोसेस में लाएं, डिसीजन मेकिंग में लाएं, लेकिन ये जो माइंडसेट है इसको कैसे चेंज करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है कि जेंडर इक्वालिटी के कुछ तकाजे हैं और जो परसेप्शन है हमारी कि ये सियासत का मैदान शायद गंदा है, बुरा खेल है, इसमें औरतों को नहीं आना चाहिए, लेकिन जो औरतें आएंगी भी उनकी फैमिली उनको लेकर आएगी अगर इजाजत देंगे। और फैमिली हर स्टेप के ऊपर या तो वो खुद आगे बढ़ जाएंगे या फिर उनको सपोर्ट के लिए, बहरहाल मुझे ऐसा लगता था कभी कभी वो फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो फैमिली कंट्रोल है, क्योंकि हर वक्त औरतों के साथ साथ इवन कई मिसालें ऐसी भी आई कि जिसमें यूनियन काउंसिल्स में मर्दों ने जाना शुरू कर दिया, वो औरत का नाम लगा के अटेंडेंस लगा देते थे और उसके बाद फैसले वहां पे मर्द भी कर रहे होते थे। ये भी चैलेंजेस जो हैं हमने देखे। तो ये सोसाइटी का जो परसेप्शन है इसको भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैरियर है मेरी नजर में। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें 33% की नुमाइंदगी जैसा कि हमें मुशर्रफ दौर में मिली, बहुत खवातीन आई और बहुत 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 सिग्निफिकेंट और रिमार्केबल काम उन्होंने किया, और वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल कोट होती हैं हर जगह पे कि छोटे छोटे इजलास से भी औरतें आई और उन्होंने इस तरह से मुकामी हुकूमतों को जो है वो स्ट्रेंथन भी किया। तो बात यह है कि अगर हमने पाकिस्तान का ग्लोबल रैंक्स में भी नाम को आगे लेके जाना है, जाहिर है हर किस इदारे का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे जैसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैंडेट भी यही है कि हम औरतों को एम्पावरमेंट के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं। तो इसी तरह से बाकी भी जो हमारे हुकूमती इदारे हैं या हमारे महकमे हैं उनकी भी ये स्ट्रगल है कि पाकिस्तान में खवातीन को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और उनको इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर किया जाए। यूथ के बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो कि बहुत इंकरेजिंग और बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा काम हमें इस तरफ संजीदगी से करने की जरूरत है कि अगर हम कोटा सिस्टम भी रख दें, रिजर्व सीट्स भी रख लें, हम उनके लिए मखसूस उनको इंकरेज करने के लिए प्रोग्राम्स भी लेके आए, तो उनकी इफेक्टिव और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए जो चैलेंज सबसे बड़ा आ रहा है मेरी नज़र में वो सोसाइटी का माइंडसेट है। और कहीं ना कहीं यही माइंडसेट ट्रैवल करता हुआ फिर हमारी इदारों तक चला जाता है, हमारे उन सिस्टम्स का हिस्सा भी बन जाता है जहां हमें शायद बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉज बनने के बावजूद भी प्रोटेक्शन और डिग्निटी के इश्यूज आते हैं, सवाल उठते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क जो है वो बहुत नाकाफी है, इनसफिशिएंट है औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली उसके पीछे सारा जो मामला है वो हमारा माइंडसेट है, हमारा औरतों के बारे में सोच, फिक्र और फिक्र का जाविया है। मैं समझती हूँ कि ये वो स्ट्रगल होगी जो हमारे तमाम इदारों को करनी पड़ेगी, चाहे वो करप्शन फ्री सोसाइटी हमें चाहिए, चाहे हम सेक्सुअल हैरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट की डिमांड करते हैं या हम वायलेंस फ्री अपने होम्स की और स्ट्रीट्स की डिमांड करते हैं। उस सारे के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम बहुत तवज्जो के साथ और संजीदगी से करने की ज़रूरत है और बहुत ईमानदारी से करने की ज़रूरत है, वो है हमारा माइंडसेट चेंज। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।